सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, अभी हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भारत का एक दौरा किया गोवा में SCO के समिट में। उन्होंने शिरकत की। जाने से पहले भी अपनी वीडियो शेयर की, ट्विटर पर पैगाम भी दिया, बताया भी कि किस तरह वो भारत जा रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़कर बात ये कि भारत के अंदर बैठकर उन्होंने एक ऐसा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर भारत में होने वाली बर्बरियत के ऊपर बात की, आवाज़ उठाई और वाज़े तौर पर यह भी कहा कि 2019 की पोजीशन पर जाना पड़ेगा। कोई कंडूसिव हालात डायलॉग के लिए बनाएंगे तो मामलात आगे जल सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को पामाल करके और कश्मीर को साइड पर रखकर बातचीत होना मुमकिन नहीं। भारत में उन्होंने वाज़े तौर पर यह भी कहा कि कुलभूषण यादव नॉन स्टेट एक्टर नहीं बल्कि स्टेट एक्टर, नेवी कमांडर पाकिस्तान में क्या कर रहा था, क्या यह दहशतगर्दी के जिम्मे में नहीं आता? वो भारत जो इलेक्शन जीतने के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा लेकर, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके ऊपर मैं बहुत हैरान हूं कि इंटरनेशनली उन्होंने, बल्कि हैरान नहीं, मैं तो खुश हूं, उन्होंने इंटरनेशनली अपने आप को पूरी तरह एक्सपोज किया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के बारे में जो गुफ्तगू फरमाई, उससे अंदाजा हो सकता है कि क्या माइंडसेट है। आप इमेजिन करें कि आप एक मुल्क में दावतनामा जारी करते हैं, लोग आपके मुल्क में एक समिट अटेंड करने आते हैं और उस समिट में आप अपने उस नेबर से जिसके साथ आपकी कॉरिडोर 1, 2 बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल से डायलॉग भी चल रहा हो, उसकी आप सिर्फ इलेक्शन अपने मुल्क में जीतने के लिए अपनी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट एजेंडे से आप उसकी इंसल्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली हमें तो फर्क कोई नहीं पड़ा क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो आई थिंक ही प्लेड ब्रिलियंटली एंड आई थिंक ही आल्सो वाज वेरी काम, कैलकुलेटेड और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हैंडल किया इस मामले को। एक्सपोज अलबत्ता आप हुए, यानी कि भारत का फैशिज्म जो है वो हर लम्हे हर वक्त एक्सपोज होता है और उन्हीं से खुद ही वो आप इसको एक्सपोज कर देते हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान पर, उसके साथ साथ पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी, पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा भी हैं और इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्डर्स भी होल्ड कर चुके हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में उनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले भारत के हवाले से विजिट पर, उस विजिट पर बड़ी अफसोस से मुझे कहना पड़ा है कि अंदरूने मुल्क भी तनकीद हो गई जिसकी कोई जगह नहीं बनती थी। उसके साथ साथ डायलॉग्स, आपको पता है तहरीक इंसाफ और हुकूमत वक्त के अब तकरीबन जो है, जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि देव कम टू स्टेलमेट, और उसमें कोई गुंजाइश निकलती नजरती नहीं आ रही अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया उस पर कोई फैसला आ जाए। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कायरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। कायरा साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का और मुझे ज्वाइन करने का। मैंने जैसे कहा कि मैं दो मामलात पे आपसे गुफ्तगू करूंगी। पहले तो मुझे ये बताइए कि आई थिंक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का पहला ये विजिट था इन अ होस्टाइल कंट्री, और वो कुछ भी कहते रहे करते रहे, बट आई थिंक ही वाज वेरी काम एंड कैलकुलेटेड। आप उनके विजिट को ये एज अ फॉरेन मिनिस्टर कैसे देखते हैं इस SCO के समिट में? जैस्मीन, बिलावल साहब मेरे तो चेयरमैन है, मुझे तो मेरे वजीर खारजा है, लिहाजा मुझे तो वो अच्छे ही लगेंगे, मुझे तो उनका दौरा बड़ा कामयाब लगेगा। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अखबारात, पाकिस्तान का जो मीडिया है, आप लोग जो हैं, आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, दुनिया उसके ऊपर जो बहस कर रही है वो देख ले। या इसका एक और एंगल भी है कि हिंदुस्तान के अंदर वहां पे बीजेपी की हुकूमत जो है और बीजेपी के लोग जो हैं वो क्या रवैया अख्तियार किए हुए हैं, वो इस दौरे के ऊपर क्या सीख पाए हैं, और पाकिस्तान के अंदर हमारे मुखालिफिन क्या इस दौरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जितना जोर से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इतनी दौरे की कामयाबी की दलील है।
सही बात है। अच्छा कायरा साहब, मुझे बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रही है। एक तो आई मस्ट रियली अप्रिशिएट दिस ऑन रिकॉर्ड, आई वांट टू डू इट, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वो इंटरव्यू दिया ना, दैट वाज वेरी वेरी, मैं कहती हूँ टू द पॉइंट, वेरी कामली एंड कैलकुलेटेडली उन्होंने समझौता एक्सप्रेस, भारत की दहशतगर्दियां, और आपको पता है पूरी दुनिया में वो बड़ा वायरल हुआ है। एंड दैट एंकर इज सपोज टू बी, उनको जरा खामोश कराना मुश्किल है, लेकिन उनको काफी खामोश कराया। और कुलभूषण यादव के हवाले से जो उन्होंने ये बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी कि नॉन स्टेट एक्टर नहीं भाई, स्टेट एक्टर की बात करें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता फिर रहा था। सो दैट वाज अ, उन्होंने कहा कि वो नेवी का एक हाजर सर्विस ऑफिसर था, वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था यहाँ, बिल्कुल। तो वो काफी इसमें ज़ाहिर है सीख पा हुए। अच्छा, अंदरूनी मुल्क तो आपको पता है सियासत चलती रहती है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उसको अक्रॉस द बॉर्डर ले जाएं। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मैं अब आपसे 1 मिनट और लूंगा जी। 1 मिनट और लेते हुए इतनी गुजारिश कर दूं कि चेयरमैन साहब के इस दौरे पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले तो बड़ा अप्रिशिएट किया कि जाना चाहिए, बड़ा अच्छा फैसला है। जब उनकी जमात की तरफ से पॉलिसी आ गई कि इसको इतराज करना, फिर वो भी जरा यू टर्न ले गए। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, बिलावल साहब इंडिया नहीं गए, इंडिया की दावत पे नहीं गए, एससीओ कॉन्फ्रेंस में गए। एससीओ कॉन्फ्रेंस गोवा में थी जी। अगर वहां पे कोई बायलैटरल हुआ, कोई बात हुई, तो फिर तो बात है। पाकिस्तान का वहां पे दीगर ममालिक के साथ जो बायलैटरल रिलेशन थे, साइड लाइन पे उनसे मुलाकातें हुई, गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान के मामला डिस्कस हुए और क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन हुई। अब अर्ज ये है कि हमारे दोस्तों को और कुछ मिल तो रहा नहीं, और बिलावल साहब ने वहां पे टेररिज्म के हवाले से भी, रीजनल कोऑपरेशन के हवाले से भी बातें की। तो ये एक खिसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। क्या करें कायरा साहब, बस सियासत बराए सियासत, और सियासत अब नफरत में इतनी तब्दील हो चुकी है कि उसकी कोई मेरे ख्याल से कोई बाउंड्रीज नहीं है। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात ये मैं चाहूंगी कि आप भी इस पे कमेंट कर दें, और ये हमें भी पता है कि हमारा भी ये कल्चर है। अच्छा, इस चीज को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है कि जी हाथ नहीं मिलाया, मतलब इतनी छोटी छोटी मामूली बातों में हाथ नहीं मिलाया और हाथ मिलाए बगैर आ गए और भारत ने आपको ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। अरे भाई, आई मीन, एक तो हमें ये जरा जाहिर सी बात है ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन के तौर पे तो उनका ये विजिट एससीओ में नहीं था ना। ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो एटलीस्ट हम इस चीज को नजर में रख लें। वन, दूसरा ये कि आप इससे ज्यादा जरूरी एक बात है जी, बिलावल साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के वजीर आजम को खरी खरी सुनाई हुई है। वो पाकिस्तान का मुकदमा, वो कश्मीरियों के खिलाफ होने वाली जो जबर जो है, जब गुजरात के अंदर होने वाला जो जबर है, या जो मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत है, उसके बारे में वो बड़े वोकल है। और उनके खिलाफ वहां पे जो हिंदुस्तानी मीडिया है या हिंदुस्तान में उनकी जो था, अब अगर वहां पे बड़ी जफियां डालते तो एतराज होता जी। ये कहना कि हाथ नहीं मिलाया, क्या एक दोस्त मुल्क था जहां गए थे? हाथ ना मिलाने से मुराद तो ये है कि बिलावल साहब ने, पहली बात तो ये है कि ये कोई अच्छा नॉर्म नहीं है अगर उन्होंने नहीं मिलाया हिंदुस्तान की तरफ से, बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से ये भी है कि जो मैंने देखा कि उन्होंने बाकी ममालिक के वज़रा से भी हाथ नहीं मिलाया। तो ये जो हाथ मिलाना और ना मिलाना है, ये तो इमरान खान का मसला है कि मैं इससे हाथ मिलाऊंगा, इससे ना मिलाऊंगा। हमारी नजर में हम एक मुखालिफ के पास गए थे, उसके घर गए थे, उसके पास नहीं गए थे, उसकी दावत पे नहीं गए थे। हम जिनकी दावत पे गए थे वो एससीओ है, और हिंदुस्तान से हमें किसी अच्छे रवैये की तवक्को नहीं है। और हम अगर, या तो ये होता कि हम फाते के तौर पे जाते, एक दोस्त के तौर पे जाते और हम उसकी दावत पे भागे जाते, और फिर वहां से कोई रवैया होता तो एतराज होता। हम तो गए एक होस्टाइल माहौल में। एग्रीड, होस्टाइल माहौल में गए, बिल्कुल ठीक, होस्टाइल माहौल में गए हैं, और होस्टाइल माहौल में वहां पर बैठकर इस तरह का एक इंटरव्यू देना, नहीं की है बातें, और इस तरह का एक इंटरव्यू भी देना जिसमें दो टोक बात की गई हो दहशतगर्दी की, भारत की दहशतगर्दी के हवाले से, आई थिंक दिस इज अ लैंडमार्क। मतलब दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज देखिए होस्टाइल मुल्क में कोई भी कदम उठाना, बात करना, आपको बड़ा बड़ा कदम फूक फूक के करना पड़ता है। यू वुड नो बेटर कायरा साहब, बिकॉज आप फेडरल मिनिस्टर के काफी पोर्टफोलियोज रख चुके हैं, मैं तो एक एनालिसिस कर रही हूँ एज अ न्यूज एंकर। अच्छा, दूसरा मैं इस तरफ आना चाहती हूँ, मुझे ये बताएं कि ये जो ये चाइना के साथ आज मुलाकात हुई और उनको भी बहुत अप्रिशिएट किया 70 साल की दोस्ती पे, और ये इसको आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं फॉर पाकिस्तान?
यकीनन एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। एक तो चाइना के वजीर खारजा का पाकिस्तान का पहला दौरा है, वो जब से वजीर खारजा बने हैं, और चाइना इस रीजन का, पाकिस्तान का तो बड़ा पुराना और बड़ा आला दोस्त है जी, लेकिन इस रीजन का एक बड़ा मुअस्सर और मुहर्रक मुल्क है। और उन्होंने न सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि इस खित्ते के पीस के लिए भी उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे ममालिक के आपस में दोस्ती करा दी, उनमें ताल्लुकात कार बेहतर करा दिए। बेशक अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कार को भी बेहतर चाहते हैं। वो इस रीजन को अमन का गहवारा बनाने के ख्वाहां हैं। इस मामले को अप्रिशिएट करना चाहिए और वो पाकिस्तान में आए हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा अपना बायलैटरल कोऑपरेशन और रीजनल कोऑपरेशन के लिए और तीनों मुल्कों के वज़राए खारजा का यहाँ पे इकट्ठे जो गुफ्तगू होगी, ये बड़े अहम बातें हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े फायदे की बात। बेशक बहुत बड़े फायदे की बात। कायरा साहब, मुझे पता है कि आपके पास भी वक्त कम है, लेकिन मैं थोड़ा सा फायदा उठाना चाहती हूँ अगले 2-3 मिनट तक। मैं अब थोड़ी सियासी गुफ्तगू की तरफ आना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं कि ये डायलॉग के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पीपल्स पार्टी, गिलानी साहब, आप, दीगर लोग भी, सारी की सारी, और पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव भी लिया और सबको कहा भी कि भाई पीडीएम को भी कि डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अब मुझे बताएं कि अगर इस पे बातचीत नहीं बनती असेंबलीज एक दिन तहलील होने पे, तो क्या होगा आगे? इलेक्शन तो एक ही दिन होंगे। अच्छा, क्योंकि यही पाकिस्तान के मफाद में है, यही पाकिस्तान की पार्लियामान जो आवाम की नुमाइंदा है उसका फैसला है, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें इसके लिए रास्ते पैदा करने चाहिए, हमें अपने रवैयों में लचक पैदा करनी चाहिए, हमें तलखियों को खत्म करना चाहिए और वे फॉरवर्ड डिजाइन करना चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे इस पे बात हो सकती है, पाकिस्तान में इलेक्शन एक दिन में होंगे इस पे कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये 14 मई की जो डेडलाइन थी, अब इसके बाद फिर क्या सुप्रीम कोर्ट पर सारी नजरें जमी रहेंगी? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले में, मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय में, कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मामले में रिव्यू पिटीशन को गौर कर ले और इलेक्शन कमीशन को मौका दे कि वो जो है वो बेहतर फैसला कर ले। कायरा साहब, क्या ये चीज मुमकिन है कि इसको समझाया जा सके? क्योंकि दूसरी तरफ तो कह रही है कि जी ये बजट ना पेश करे हुकूमत, केयरटेकर सेटअप बजट पेश कर दे। और नहीं, ऐसा नहीं है जैस्मीन, ये तो अजीब सी बातें हैं ना, बचगाना सी बातें हैं। बचगाना का नाम ना कहें क्योंकि वो संजीदा लोग हैं, मैं नहीं कहता। बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान IMF के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, दीगर ममालिक के साथ नेगोशिएशन कर रहा है। पाकिस्तान के हालात इकोनॉमी के बड़े बड़े पेचीदा हैं और हमें इस वक्त बड़े एहतियात की जरूरत है। इस वक्त में केयर टेकर गवर्नमेंट आके ये काम करे, ये मुमकिन नहीं है। उनके साथ लोग कोऑपरेट कर लें, ये मुमकिन नहीं है। वो ये दबाव बर्दाश्त कर ले, ये मुमकिन नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, मैं एग्री करती हूँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी, मैं छोटी सी आपको गुजारिश कर लूँ, थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा नहीं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो अर्ज ये है कि हमें जो मुज़ाकराती अमल था वो तो अपनी जगह चल रहा था, अब उसको आगे बढ़ाते हुए हमें तलखियां खत्म करके एक तरफ बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान में एक वक्त में इलेक्शन हो, हम आपस में एक जगह बैठ के अगर मामलात का हल निकाल लेंगे तो बेहतर है। जहां तक मेरा इल्म है, ये बात तय हो गई थी कि जो इलेक्शन है वो एक ही दिन हो, और ये बात भी तकरीबन तय थी कि इलेक्शन की डेट क्या होगी इसको छोड़ दें, इलेक्शन असेंबलियां कब डिसॉल्व होंगी इस पे भी जुलाई के महीने पे था बात कि जुलाई के महीने में पहले वीक में या आखिरी वीक में असेंबली तोड़ी जाए। पीटीआई की तरफ से मुतालबा था कि पहले वीक में असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए बजट पेश करने के बाद, और हमारी तरफ से ये था कि नहीं, कुछ दिन गुजरने के बाद 4th वीक में। तो ख्याल ये था कि कोई मिड जुलाई में असेंबलियां डिसॉल्व करके और हम अक्टूबर में या सितंबर के एंड पे किसी वक्त इलेक्शन का कोई दिन आ जाएगा। लेकिन तीसरे दिन ये फैसला होना था और तीसरे दिन इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि जनाब, मेरी अपनी जमात को कहा कि अगर ये हुकूमत 14 मई को से पहले असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन की डेट देती है तो मुज़ाकरात करें, वरना जवाब दे के आ जाएं। ऐसी सूरत में उन्होंने मुज़ाकरात तोड़ने का ऐलान कर दिया। वो क्राइसिस पैदा करना चाहते हैं और ये बात अदालत को भी देखनी चाहिए कि कौन है जो क्राइसिस पैदा करे। कामराज़मान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वाइल यू वर ट्रैवलिंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, 2-3
इश्यूज़ पर बात की और यही बात अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। उसमें फारूक नाइक साहब के साथ कुछ गुफ्तगू हुई है। इस ब्रेक के बाद हम एक वक्फा भी लेने जा रहे हैं, फिर तहरीक इंसाफ का और दीगर लोगों का मौक़िफ़ लेंगे कि वो क्या देख रहे हैं कि ये बात अगर तय हो गई थी तो फिर मामला ख़राब क्यों हुए। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसके साथ साथ आप जानते हैं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और साथ ही हमें शौकत यूसुफजई साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, कौमी असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बली के फॉर्मर मेंबर है केपी के और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। अच्छा, अभी हमने कायरा साहब से बातचीत की तो पता ये चला कि जी कुछ मामला तय हो चुके थे, लेकिन अब वो मामला क्योंकि इमरान खान साहब ने आके स्पीच की और उन्होंने कहा 14 मई की डेडलाइन है, अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद डेडलॉक पैदा हो गया बातचीत में, जो कि हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि खुशाइन बात है कि एटलीस्ट दरवाज़ा खुला और गुफ्तगू का, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी यही कह रहे थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? समझ नहीं आ रही थी। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी पहले नहीं सुन पा रहा था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल, अभी तक जिंदा है आपकी हुकूमत में। अच्छा, मेरी हुकूमत में? ये बोल वालों को कहना ऐसा ही है जैसे जो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब सुना होगा ना, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि जितने छितर हम खा चुके हैं और उसमें आप कहें हम आपकी हुकूमत में, तो फिर सर मैं क्या कह सकती हूँ, इसका तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है अब। इसमें कोई शुबा नहीं, जो कुर्बानियां आपने दी हैं, शोएब शबोल ने दी है, लेकिन इन्हें मैं तो खटकता हूँ दिल में, ये कई लोगों को मारना चाहते हैं, खाली हटाना नहीं चाहते, जुबान भी बंद कराना चाहते। अल्लाह रहम, अल्लाह मैंने रहम। अपनी सहाफत का बदतरीन दौर देख रहा हूँ, बदतरीन दौर, और हर लम्हे पता नहीं किस वक्त कौन सी नामालूम गोली का शिकार हो जाए। अल्लाह खैर करे आरिफ हमीद भट्टी साहब, सबकी अल्लाह हिफाजत करे। आई कम्प्लीटली एग्री कि जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ इस दौर में हुआ है वो हमने भी पहले कभी नहीं देखा, यानी कि किसी काले स्याह दौर में जो द लास्ट दैट आई कैन रिमेंबर वाज परवेज मुशर्रफ साहब, और उनके दौर में भी ये हालात नहीं देखे। बट एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड टू जो आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, भाई मामलात बातचीत के हल तय होने जा रहे थे, अब नहीं होने जा रहे, तो क्या होगा फिर? जासमिन, मैं गारंटी कह रहा हूं, पहले दिन से हुकूमत मामला तय नहीं करने चाह रही, कि नादान लोग हैं कुछ उसको ट्रैप कर रहे हैं। हुकूमत को अगर आप कहें खुदकशी कर लो या इलेक्शन करा लो, वो कहेंगे खुदकशी कर लेना, इलेक्शन नहीं कराना। डे फर्स्ट से वजीर आजम से लेके कौन सा लीडर है जिसने कहा हम हुक्म नहीं मानना, हम 7-3-4 का फैसला करते हैं? तो अब इन अहमकों को खुद जरूरत है, अगर इमरान खान को मिसगाइड करके मरवाना, इन्होंने मरवा ले, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना। और जो लंदन प्लान इमरान खान साहब कहते हैं हरफ बा हरफ ठीक है, उस प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ को मंजर से, इमरान खान साहब को मंजर से हटाना, नवाज शरीफ के केस खत्म करना, और ये बेशक इन्हें 2024 मार्च तक ले जाना पड़े। ये बीइंग एक रिपोर्टर मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो बड़ा फैसला कोई दे दे, अदरवाइज जो जुबान ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रही हैं, कहते हैं कि जंग होगी सुप्रीम कोर्ट से, हम चीफ जस्टिस को तलब करेंगे। डू यू थिंक ये इलेक्शन कराने की नीयत है? इलेक्शन कराने की नीयत है तो पैसे जमा नहीं कराए उन्होंने, सिक्योरिटी नहीं दे रही। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब, कुछ सीनियर PMLN के लोगों से, अच्छा कुछ ऐसे भी हैं उनमें जो बात करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहते, उनके अंदर पार्टी के अंदर एक बड़ी रिफ्ट मौजूद है। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बातचीत हो, फिर मामला खराब हो जाते हैं। अच्छा, हमें जो कुछ अंदर से इत्तलात आई और फिर ये तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इत्तलात आई कि जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में, और अभी तो ऑन रिकॉर्ड कायरा साहब बोल के गए हैं कि ये तय हो रहा था कि जुलाई के पहले या आखिरी हफ्ते में असेंबलीज फारिग और अक्टूबर में इलेक्शन। और ये कहा जा रहा था कि अंडरस्टैंड कर लें कि IMF के साथ एक बड़ा संजीदा मुआहिदा होने जा रहा है, ये कंप्लीट हो जाने दें, ये मुआहिदा हो जाने दें, एक इकोनॉमिक क्राइसिस से मुल्क निकल जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग भी कुछ एग्री कर गए थे, लेकिन फिर आपको पता है खान साहब ने तकरीर करके कहा नहीं, 14 मई जो है वही होगा वरना नहीं होगा। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ,
कायरा सब काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी ये बात हकायक के बिल्कुल टोटल बरक्स है। अच्छा, बीइंग ए रिपोर्टर मैं कायम हूं। बिलावल भुट्टो ने जो अदलिया के बारे में जुबान खोली है वो आपको मुझसे ज्यादा पता है। इमरान खान ने तो 50 दफा का जुलाई में इलेक्शन करा दो, ये अक्टूबर से 1 मिनट पहले नहीं चाहते, क्योंकि सितंबर में एक अहम तैनाती होनी है। उनने इनसे वादा किया हुआ आपके केस माफ कर दूंगा, और सितंबर में सदर साहब जाएंगे। ये डंग टपाओ की पॉलिसी कर रही है। मुझे बताया ना, इमरान खान का सियासी खरीफ कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, ये तीनों एक है। क्यों? आसिफ अली जरदारी तो कह रहे थे नवाज शरीफ धरती का नसूर है, इसका साथ दिया तो मुझे अल्लाह नहीं माफ करेगा। पीडीएम की हुकूमत है तो मौलाना फजलुर रहमान बाइकाट कर रहे हैं। इससे ज्यादा बदनीति इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला है। कोई एक ऐसा स्टेप बताए जिसमें हुकूमत ने यह जाहिर किया हो कि वो इलेक्शन कराने में संजीदा है। जो इलेक्शन कराने में संजीदा होते हैं वो अपोजिशन लीडर पर 150 मुकदमा नहीं दर्ज कराते। जिस दिन आखिरी दौर हो रहा था परवेज लाई के घर बख्तरबंद गाड़ी से गाड़ी तोड़ी, जैसे उसका घर मौजूदा कश्मीर में है। अली अमीन गंडापुर को कैसे घुमाया जा रहा था, मुराद सईद को जान से मार देने के लिए 3 टीमें मुबैना तौर पर भेज दी गई हैं। क्या ये मुदाखलत का तरीका होता है? मुझे ये बताइए, आप मेरी रहनुमाई करें आज। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। मैं तो बहुत दफा ये सवाल उठाया है कि देखिए ये कैरेट एंड स्टिक चल सकती ना, कि आप रात के अंधेरे में लोगों को डंडे मारें, लोगों के घर पे बख्तरबंद गाड़ियों से चढ़ाइयाँ कर दें, उनके गेट तोड़ें, उनको घसीटें, उनके अगर बेल के डॉक्यूमेंट्स मौजूद भी हो, चले अगर ना भी हो तो फिर भी दिन का पूरा दिन जो था पकड़ने के लिए वो भी तो बहुत था ना। दिन की रोशनी में आप आए ना, ये रात के अंधेरे में कार्रवाइयों के तो हम सब खिलाफ है, इसमें तो हम सब आवाज उठा रहे हैं। लेट्स से कि ये चले संजीदा नहीं है। अब अगर ये संजीदा नहीं है, ये अपना टर्म पूरा करना चाहते हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या करना चाहते हैं, क्योंकि कहते कुछ है करते कुछ हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या लाए अमल होगा? रोड पर आएंगे तहरीके इंसाफ के लोग, वही होगा धरने जलसे जुलूस? जास्मीन, संजीदा नहीं ये लफ्ज मेरे ख्याल में नामुनासिब है, लेकिन आप बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है। ये चाहते हैं कि इन्हें यकीन है कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। बिल्कुल। जितनी 3 एजेंसियों ने सर्वे कराए, पीएम ने 4 सर्वे कराए, चारों में इमरान खान वादे अक्सरियत से जीत रहा है। ये मैंने बता दिया। इन्हें कहना पहाड़ से छलांग मारो, मार देंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। पीपल्स पार्टी भी एंगेज रखेगी, नून लीग भी रखेगी। असल हुक्म चलता किसका है? मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का। वो क्या कह चुकी है? मरियम नवाज क्या कह चुकी है? आपके पास मुझसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। आसिफ अली जरदारी क्या कह चुके हैं? आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। मौलाना फजलुर रहमान क्या कह चुके हैं? वो कहते हैं फितना है, मैं इसको मानता ही नहीं। तो इलेक्शन कराना चाहता कौन है? ये नीचे की C क्लास की कैटेगरी, जो भी कहे, इनकी हैसियत क्या है? तो फिर इलेक्शन कराने में देखिए, अगर नून फैसला जो महफूज है वो आ जाएगा। कोर्ट ने हुक्म ना किया, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म ना दिया तो मुल्क बेआइन हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में एक वाकया बता दे जास्मीन मंजूर कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया हो। जुल्फकार वाला भट्टो का मुतनादा फैसला था पर इंप्लीमेंट हुआ। मोहम्मद यूसुफ रजा गिलानी का सदर के खिलाफ था अपने ही, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ। नवाज शरीफ का इंप्लीमेंट हुआ, कासम सूरी का इंप्लीमेंट हुआ। इस दफा तो ये अदलिया को जिस तरह ललकार रहे हैं तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। कौन सी इसकी गुफ्तगू अमल ऐसा लगा? वो सिलेक्शन कमीशन जो है, माफी चाहता हूँ सिलेक्शन कमीशन कह रहा हूँ, वो क्या यार उसका नाम है, हाँ सिलेक्शन कमीशन, सॉरी इलेक्शन कमीशन, उसकी बदनीति की आपने 10 दफा उसने 1 साल पहले कहा था मैं इलेक्शन करा दूंगा, वो उसके जा रहा रिव्यू में कि मैं इलेक्शन ही नहीं करा सकता। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना होता है, उसको रुकावट डालना नहीं। ओके चले, लेट्स से ये तो वाजे है ना कि चले नहीं कराना चाहते इलेक्शन से फरार। कब तक आप मुझे खुद बताएंगे? और क्या इस फरार में तहरीके इंसाफ का ग्राफ किसी भी तरह गिरने की कोई गुंजाइश है ही नहीं ना? तो ये कब तक था, हयात तक ना कराएंगे? जास्मिन, मैं बीइंग ए रिपोर्टर अपनी खबर पे कायम था। मैं कह रहा हूं कल गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, मेरे पास नहीं। इनकी जो नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना साहब, शहबाज शरीफ साहब की जो प्लानिंग हुई है, जिसमें फाइनल फैसला हुआ है कि जब तक इमरान को सियासी मंजर से नहीं हटाया जाता इलेक्शन आगे कराने की कोशिश है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले गुजारिश की थी, अक्टूबर का तो कह रहे हैं
मार्च 2024 तक भी ले जाने की प्लानिंग है और इन्हें यकीन दहानी कराई गई है। जब ये निगरान हुकूमत बनी तो हम मेरे भी थोड़े से जानने वाले थे, मैंने एक बंदे से मिलना था, मैंने केयर ऑफ कहा जासमीन मंजूर, उन्होंने वो चिट भेजी, अंदर बुला लिया। मैं कहा यार आपने क्या ये खच मारी है 3 महीने के लिए, आपको केयर टेकर में आना चाहिए। उसने कहा जी बेवकूफ़ हूँ, हमें 2 साल का कहा हुआ। अब ये मैं क्या करूं, अगर मुंह पे कोई बंदा झूठ बोल जाए, मर गया था मुकर गया एक बराबर। अब ये जो पर्चे करवा रहे हैं, जो रेट हो रहे हैं, भट्टी साहब आपने मेरे केयर ऑफ पर्ची क्यों दी? फिर तो आपको झूठा ही उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी थी ना। नहीं देखे, मैं कमजोर आदमी हूँ, मेरी इतनी शनासाई नहीं है, मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ, मुझे बड़े लोग नहीं मुंह लगाते। मुझे ऐसी बात नहीं है भट्टी साहब, आपकी बहुत इज्जत है, आपका बहुत एहतराम है और लोग आपको बहुत शौक से सुनते भी हैं और आपकी बातें हमेशा, खबरें अमूमन सच भी होती हैं। ऑन अ सीरियस नोट में आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, आप ये बताएं, चले छोड़े किसने किसको क्या अश्योरिटी दी, ये दिया वो दिया, ये पहले जो अश्योरिटीज दी थी उसका आपने हालात देख लिए खान साहब के साथ क्या हुआ? अश्योरिटी कुछ भी देना वो होता, उसके अमूमन मैंने देखा ऑपोजिट ही है। मुझे ये बताएं कि चले कब तक, मतलब अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ओके लंदन प्लान के तहत खान साहब को सिस्टम से बाहर करना है, इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर करना है, सियासत से बाहर करना है, तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि उसे किसी केस में उनको नाअहल कराया जाए। अच्छा जासमीन, गुजारिश ये है कि कमर जवेद बाजवा एक्स प्राइम मिनिस्टर और सॉरी एक्स आर्मी चीफ, उन्होंने खुद मुझे कहा था कि शरीफ फैमिली पे क्रॉस है और उसके बाद वो आ गई, क्योंकि सारा कुछ इनके हाथ में नहीं है। एक अल्लाह भी है जिसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, वो कुल कायनात का रब है, वो खाली मुसलमानों का या नेक बंदों का रब नहीं है। वो इनको नाकाम कर दे तो अलग है। पहले इन्होंने सोचा था कि इसे नाहल कराए और इतने मुकदमा दर्ज हो, 144 मुकदमा था, एक मुकदमे की तफ्तीश में जाए ना तो 8 महीने में दूसरे मुकदमे की बारी आती है, वो इलेक्शन कमेन के चलाएगा। फिर इन्होंने कहा ठीक है नाहल करा दे, उसके बाद सर्वे कराया, नाहल भी हो गया तो इसकी कमांड वैसे ही रहेगी जैसे नवाज शरीफ नाहल है, लेकिन कमांड तो उनकी नून लीग पर है ना, जो चाहते हैं वो होते हैं। फिर अल्लाह माफ करे और बुरी खबरें आने लगी क्या कि इसे सियासत से ही हटाओ, जिसका इमरान खान खुद कह चुकी है कि मुझे मारने की प्लानिंग है। नहीं, ये खुद कह चुके हैं, मैं और आप नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं, वो खुद फरमा चुके हैं। वजीराबाद में हमला किसने कराया उसको तो आप अंदाजा करें, वीडियो लिंक पे सहूलत है। इमरान खान जिसे एजेंसियां सारी कहती हैं कि उसे जिंदगी को खतरा है, उस पे आपने 144 मुकदमा कर दिए, लोगों को समझ नहीं आ रही। अभी तक वो सिर्फ अबूरी जमानत के लिए जा रहे हैं, अभी तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। ट्रायल शुरू हुआ तो इमरान खान के सर पे उतने बाल नहीं है जितने रोजाना उनकी पेशियां होंगी। और अभी तो जेआईटी के साथ मैं तो समझ रही हूँ भट्टी साहब, मैं तो समझ रही हूँ अगर चालबाजी हुकूमत कर रही थी तो फिर तहरीक इंसाफ, आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको फिर डायलॉग की तरफ क्यों गए, ना जाते खत्म करते थे, बोलते हमने नहीं बात करनी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आपस में मामला तय कर लो, बात कर। कुछ लोग किसी और के, लेकिन इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुछ लोग किसी और के लिए काम करते हैं लेकिन इमरान खान की कुर्बत में है। मुराद सईद एक सिंसियर सिपाही है, उसका दो राय है ही कोई नहीं, बहुत से सिंसियर हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे तो अगलों ने वीडियो ऑडियो सुना दी हुई है कि इमरान के पास बैठ के क्या कहते हैं और दूसरी तरफ क्या भेजते हैं। मैंने भी थोड़ा सा इस जिंदगी में साबित की है। अब इमरान खान साहब की अपनी मर्जी है, एक बात लिख ले, उन्हें सड़कों पे निकलना होगा, सड़कों पे निकलना होगा, सड़कों पे निकलना होगा, इनको इलेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इंतहा कर दी ना मेरे भाई, आज तक कभी चीफ जस्टिस साहब के साथ ये हुआ था? आप यहाँ ये ना कहते कि आइन में 90 दिन इलेक्शन लाजम है, आप ये ना कहते कि 24 मई को इलेक्शन कराओ। अब वो 14 मई आ गई है, अगले इतवार है, तो भाई इनके खिलाफ कंटेम्प्ट करो। अगर कानूनी तौर पर कार्रवाई बनती है, वकील उन्होंने तकसीम कर दिए, जज उन्होंने तकसीम कर दिए, 90% मीडिया उनकी जेब में है, सरकारी इदारे उनकी गुलामी पर आए हुए हैं, वो आइन और कानून को तो मानते ही नहीं। वो इंतकामी पीटीआई का लीडर बताएं जिस पर नैब, FIA, एंटी करप्शन और पुलिस के मुकदमा ना हो। चले मुझे उस लीडर का नाम बताएं। जासमीन मंजूर साहब आज जज हैं आप? ना अल्लाह ना करे, जज ने बड़े जो है ना रब्बुल इज्जत
अल्लाह पाक की ज़ात में बड़े कड़े हिसाब किताब का जवाब देना है। इसलिए भट्टी साहब प्लीज खुदारा ये अल्फाज अपने वापस ले ले, मैं कभी भी ये नहीं कर सकती। जज तो मैं वापस ले लेता हूं आपके डर से। हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं आपके खौफ से ले लेता हूं, क्योंकि नमाज रोजा फर्ज है तो जान बचानी भी फर्ज है। जान बचानी भी फर्ज। दुश्मनों में बड़ा खुद कफील हूं। ओहो, मैं कहां आपको इसके साथ दुश्मनी करूंगी। एक साबक है जास्मिन साहब एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड है, उन्हें धमकियां दी जा रही है। धमकियां, लफ्ज धमकियां कह रहा हूं, धमकियां। यार इस मुल्क में जो मनाजर हम देख रहे हैं, ना सोचा था, ना सुना था, ना तसव्वुर किया था, लेकिन अब किसके पास जाए? मुझे वो बता दे कि एक अदारा जो आपको अच्छा एक और ठीक है आरिफ अमीन भट्टी साहब मेरी बात सुने। मुझे जास्मिन एक बात रुके ना, मेरा सवाल तो सुने। जी जो इस मुल्क में आइन हो सकता है। आपने एक साबिक चीफ जस्टिस की बात की भट्टी साहब, कौन लेके गया? आपने साबिक चीफ जस्टिस की बात की, तो साबिक चीफ जस्टिस की बेटे की एक ऑडियो भी आई है। मुझे ये बताएं कि क्या साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की उस ऑडियो की में ये बात जेब देती है कि वो मतलब है पीटीआई के टिकट के वसूल कराने के लिए मतलब है एक्टिवेटेड हैं, और उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर 1 करोड़ 20 से कम लिए तो टांगे तोड़ दूंगा? ये नहीं सुनी आपने? अच्छा ये बात आपने बड़ी ठीक की। आप बड़ी होकर ना बहुत बड़ा आप इंशाल्लाह ताला साहिब इल्म होंगी, होंगी इंशाल्लाह ताला, बेफिक्र रहे होंगी को। नहीं आप हैं साबिक, या तो कह देना कि साबिक चीफ जस्टिस नहीं, कह दे कि ये ऑडियो फेक है, कह देते फॉरेंसिक करा लें, कह दे फेक है, क्योंकि ऑडियो तो आजकल बेआम निकल रही हैं। आप मुझे अर्ज कर लेने देना, गुजारिश है जी। साबिक चीफ जस्टिस तारड़ साहब को सदर पाकिस्तान किसने बनाया, गवर्नर किसने बनाया, जजों और जर्नलों को नवाजने की तारीख किसकी है? क्या ये मुझे बता दे। इनकी सजाद अली शाह से भी इनकी दुश्मनी, नून लीग की, आसफ सईद खोसा से भी इनकी दुश्मनी, साकिब निसार साहब से भी इनकी दुश्मनी, उमर अताब बंदयाल से भी इनकी दुश्मनी। ये सवाल का जवाब ही नहीं हुआ। कहां से जस्टिस क्यूम निकाल के लाऊं? ये सवाल का जवाब ही ना हुआ। ये सवाल का जवाब है कि भाई कैसे जवाब हुआ भाई? देखे ना, अगर नहीं सर, अगर मैं इतने हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ी हूं, इतने हाई, और कल मेरी एक ऑडियो आ जाती है कि मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है जैस्मीन मंजूर के शो में आने के लिए इतने पैसे लूंगा, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, तो कहां गई मेरी मोरालिटी? तो फारिग हो गई। नहीं, उस पहले साबित करें ना, वो ऑडियो वीडियो ठीक है, साबित करें आप। ये बात है ना सर, फिर यार कमाल है। वो ऑडियो मेरी ले आए, ऑडियो मेरी आप रिकॉर्ड कर ले मेरी किसी आवाज में। अब तो आप बंदा टीवी प्रोग्राम देखे, कोई इमरान खान की आवाज निकाल रहा है, कोई शहबाज शरीफ की निकाल रहा है। नहीं सर, इसका तो फिर उन्होंने जवाब भी दिया ना सर। इसकी ऑथेंटिसिटी होने का बात यह है कि उन्होंने एक जवाब भी तो दिया ना कि ये मेरे पास इतने ज्यादा कुछ है, मेरा मुंह ना खुलवाएं, अगर मैं बोला तो फिर ये सारे के सारे अपना मुंह ना दिखा सकेंगे। जवाब दिया ना उन्होंने इसका। ये थोड़ी कहा कि मेरा बेटा नहीं है ये। अगर नहीं बेटा उनका है इसमें, यार क्या बात है। असद उमर पीटीआई का है, मोहम्मद जुबैर नून लीग का है। अगर साकिब निसार ने जुबान खोल दी, इन्होंने मुंह पे काले कपड़े चढ़ा लेने हैं। मैं साकिब निसार साहब को 20 सालों से जानता हूं। मियां शरीफ के हाथ का लिखा हुआ खत जो उन्हें मिला है वो मैंने खुद पढ़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं ये गद में ना जाए। मेरी भी साकिब निसार साहब से ये गुजारिश थी, मैं खुद जाके मिला था। अल्लाह का वास्ता आप इस गद का हिस्सा ना बने। मुझे पता है साकिब निसार का कसूर क्या है। इन्हें नाअहल साकिब निसार ने तो नहीं किया, आसफ सईद खोसा ने किया था। साकिब निसार का क्या कसूर है मुझे बताए। ये तो वही बता सकते हैं। मैं मेरी रहनुमाई फरमाए। मुझे नहीं पता, ये तो वही बता सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। आप उनकी बातें तो सुन रहे होंगे कि वो क्या 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 इल्जामात उनके ऊपर लगा रहे हैं। कितने सेकंड, सॉरी। ओए ये इल्जाम है कि साकिब निसार को जो ऑफर थी, मुल्क के बादशाह से ज्यादा ऑफर थी कि नवाज शरीफ की सजाएं माफ कर दे, उसने नहीं मानी। उन्होंने इनके कहने पे मनपसंद फैसले नहीं दिए। मैं ये बातें आपको यकीन से कह रहा हूँ। हाय सर, इस मुल्क में मनपसंद, मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ इसमें। भट्टी साहब, वक्त क्योंकि खत्म हो जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लेकिन आपकी इसी बात पर आखिरी नोट ये कि इस मुल्क में फैसलों नहीं तो यहां तक पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी,
लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को आन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।